स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन की डिफरेंट जो कॉजेस थे, जिसके अंदर जेनेटिक कॉजेस, न्यूट्रिशनल कॉजेस और हार्मोनल कॉजेस, इनको हमने डिस्कस किया कि जिनकी वजह से जो ह्यूमन का स्केलेटन है वो डिफॉर्म हो जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहता। आज हम इसकी कुछ डिफरेंट अदर कॉजेज हैं, जिसको हम अदर कॉजेज का नाम भी दे सकते हैं या फिर हम इसको एक्सीडेंटल कॉजेज का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली तौर पे एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, तो इसलिए हम इनको एक्सीडेंटल कॉजेज का नाम भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है डिस्क स्लिप, उसके बाद स्पॉन्डिलोसिस है, सियाटिका है और आर्थराइटिस है। इन चारों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है डिस्क स्लिप। सबसे पहले इसको समझना होगा कि डिस्क किस चीज को कहते हैं। आप लोगों ने मूवीज वाली डिस्क देखी होगी, वो सर्कुलर होती हैं और उसके बाद क्या होती हैं, फ्लैट शेप होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है और फ्लैट शेप होती है। अब ये डिस्क स्लिप का आप लोगों को पता है कि अपनी जगह से हट जाना, उसको हम स्लिप होना कहते हैं। अब ये कहां पर पाई जाती है, ये डिस्क कहां पर पाई जाती है और कहां पर ये स्लिप हो रही है। अब देखें कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिकल कॉलम है, ये छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना हुआ है। सपोज कि ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये तीसरी है, चौथी है। इस तरह ये छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना हुआ है और एक बोन को हम नाम देते हैं वर्टिब्रा का। एक जो वर्टिब्रा है वो दूसरे वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ अ जॉइंट। एक जॉइंट की फॉर्म में, कनेक्शन के हेल्प से वो एक दूसरे के साथ ये वर्टिब्रा जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान जो है ना वो एक डिस्क पाई जाती है। इसको हम नाम देते हैं इंटर का मतलब होता है दरमियान, और ये क्या है, ऊपर और नीचे वर्टिब्रा है, इसको हम नाम देते हैं वर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल, और ये सर्कुलर शेप है इसलिए इसको डिस्क का नाम देते हैं। और ये इन बोन्स के दरमियान, अब ये देखें कि ये एक वर्टिब्रा है और ये जो है ना, ये दरमियान में ये जो पाई जा रही है, जिसको हम रेड कलर से शो किया हुआ है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटर का मतलब होता है दरमियान, ये ऊपर भी वर्टिब्रा है, नीचे भी वर्टिब्रा है और दरमियान में डिस्क पाई जाती है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। अब जब ये जो डिस्क है ना, ये एक कुशन के तौर पे, एक पैड के तौर पे एक्ट कर रही होती है बिटवीन दीज टू बोन्स। इन दो बोन्स के दरमियान ये एक कुशन के तौर पे एक्ट कर रही होती है, एक समझ लें गद्दे के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब होता क्या है कि जब ये जो डिस्क है ये स्लिप होकर यहां से बाहर आ जाए, अपनी जगह पर ना रहे, ये बाहर आ जाए, नॉर्मल तौर पे ये इस तरह से हो, जब ये बाहर आ जाएगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, कि ये हम कहेंगे कि ये क्या है, डिस्क स्लिप। अब आप लोग को पता चल गया कि ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है और जो डिफरेंट वर्टिब्रा है उनके दरमियान एक सर्कुलर शेप का, एक फ्लैट और सर्कुलर शेप चीज होती है, जिसको हम नाम दे रहे हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह से यहां पर ड्रा की हुई है कि इसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस पाया जाता है, पल्प लाइक मटेरियल होता है और ये सेमी फ्लूइड होता है। ये पल्प लाइक सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है कि जो इसको कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन, न्यूक्लियस पल्पोसस। ये जो डिस्क है ये इन वर्टिब्रा के दरमियान में पाई जाते हैं, यहां पर इसको बड़ा करके दिखाया गया है। और इसके बाहर जो है वो काफी स्ट्रांग जो है वो फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ एनुलस
फिब्रोसिस कहलाता है। यानी कि ये इस न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड के ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग फिब्रोकार्टिलेज का बना हुआ एक रिंग होता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एनुलस फिब्रोसिस का। और ये जो एनुलस फिब्रोसिस है, इसका काम क्या है? अब देखिए कि यहां पर ये स्पोज के एक रिंग है और इसके ऊपर भी वर्टिब्रल जॉइंट पाया जा रहा है, इसके ऊपर भी वर्टिब्रा पाई जा रही है। अगर हम इसको दिखाएं तो ये क्या है कि वर्टिब्रा को आपस में मिलाने का काम करता है। ठीक है, कि ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है, और ये समझने के डिस्क है, तो इनको आपस में मिलाने का काम करता है। अब होता क्या है बात कि हम बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाते हैं, और जब वेट उठाते हैं उसके साथ आगे की तरफ बेंड होते हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ हम जब बेंड हो रहे होते हैं, तो उसकी बेंडिंग की वजह से क्या होता है कि यहां पर ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला रीजन है, ये एनुलस जो फिब्रोसिस है, ये फट जाता है। ये जो एनुलस फिब्रोसिस है, ये जो बाहर कवरिंग है, ये फट जाती है, और जो न्यूक्लियस पल्पोसस, ये जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है ना, ये बाहर निकल आता है। जब ये मटेरियल बाहर निकल आएगा इस वाले रीजन के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा इसकी वजह से सीवियर किस्म की पेन होगी। ठीक है, और ये मोस्टली बाज़ का इस तरह से भी होता है कि आपको कोई चोट लगती है तो उसकी वजह से भी ये जो एनुलस फिब्रोसिस है वो फट सकता है, और उसके फट जाने की वजह से ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस, ये जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोट्रूजन। ठीक है, और जब ये प्रोट्रूजन होगी, यानी कि जब ये मटेरियल बाहर आ जाएगा, तो इसकी वजह से हम नाम दे रहे होते हैं, एक और नाम भी दे रहा था, हर्निएट डिस्क। मतलब कि जो डिस्क है वो अपनी जगह से हट गई है, हर्निएटेड हो गई है। मतलब अब ये जो है, ये मटेरियल देखेंगे यहां से क्या हुआ है, बाहर आ गया ये मटेरियल। जब ये बाहर आ गया तो हम इसको, इस डिस्क को हम क्या नाम देंगे अब, हर्निएटेड डिस्क। मतलब जो अपनी जगह से हट गई है, हर्निएट हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से अब ये जो डिस्क है, ये शॉक अब्सॉर्बर के तौर पर भी एक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हम जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमें, अगर तो ये बिल्कुल सीधी होती, इसके अंदर छोटी बोन्स ना पाई जाती और ये डिस्क मौजूद ना होती, तो ये तो बहुत, हम तो जंप कर ही ना सकते, वॉक ही ना कर सकते, बेंड ना हो सकते। ये सारी किसकी वजह से है, ये स्मॉल बोन्स और इनके दरमियान मौजूद डिस्क की वजह से। ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्क है, ये शॉक अब्सॉर्बर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब यहां पर आप लोग को इस सारी चीज का पता चल गया कि ये किस तरह से बाहर निकल आती है, अपनी प्रोट्रूड हो जाती है, और इसको हम नाम देते हैं हर्निएटेड डिस्क। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सीवियर किस्म की पेन होगी, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये आगे अंदर था, बाहर निकल आया, तो यहां पर कोई भी मटेरियल का मौजूद होना वो बहुत ज्यादा तकलीफ दा होगा। जो नर्वस स्ट्रक्चर है वो भी इसकी वजह से खराब हो जाएगा, वो भी मुकम्मल सही तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम इलाज किस तरह से कर सकते हैं। कहता है कि इसका जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो तो यह है कि प्रॉपर तौर पे बेड रेस्ट की जाए। ठीक है, उसके बाद ट्रैक्शन पुलिंग होता है कि खींचा जाता है बोन को, ठीक है, पकड़कर, या फिर उसको बांध दिया जाता है, उसके साथ कोई वेट लटका दिया जाता है, वेट उसके साथ बांध दिया जाता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रैक्शन पुलिंग का। उसके बाद जब ट्रैक्शन पुलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे पेन किलर भी दी जाती है ताकि जो पेन है उसको रिड्यूस किया जा सके। या जब ये सारे सोल्यूशन कर लें और कोई भी यानी कि उससे हमें फायदा ना हो, तो फिर उसको क्या किया जाता है, उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, उसको वैसे ही इस डिस्क को निकाल दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर, यहां तक हमारी जो डिस्क स्लिप थी वो मुकम्मल हो। आगे जाती है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस क्या है, ये एक डीजनरेटिव डिजीज है। डीजनरेटिव डिजीज से मराद के वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, चीज खत्म होना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, तो यहां पर कार्टिलेज मौजूद होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बंदा बूढ़ा होता जाता है
वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो यहां पर ये जो कार्टिलेज है ना ये खत्म होता जाता है, डिजनरेट होता जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं ना आपस में, जो वर्टिब्रा के दरमियान ये जो जॉइंट्स हैं, ये जब देखें कि ये कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये फिर डायरेक्ट आपस में फ्यूज हो जाएंगे। यानी कि जब ये डायरेक्ट आपस में वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। और इसकी कम होने की वजह से जो वो बड़ी स्फीयर किस्म की पेन भी होती है इसके साथ साथ। और ये मोस्टली तौर पे जो अफेक्ट करता है ये लंबर रीजन के अंदर, थोरैसिक और सर्विकल रीजन के अंदर। सर्विकल होता है ये नेक वाला रीजन, लंबर रीजन ये जो बैली वाला है, और थोरैसिक ये जो चेस्ट वाला रीजन है। इसके पीछे जो वर्टिब्रल जॉइंट है, इन वर्टिब्रल जॉइंट्स के दरमियान जो मटेरियल है कि जिसकी वजह से उसको जो कार्टिलेज का बना हुआ मटेरियल है वो कम पड़ जाता है विद एज। उम्र के साथ साथ क्या होता है वो कम पड़ जाता है। जब कम पड़ जाता है तो उसकी वजह से फिर आपस में इनकी क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है। और फ्यूजन हो जाने की वजह से इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स हो जाता है और वो बड़ा पेनफुल होता है। उसके बाद आगे रहता है सियाटिका। सियाटिका जो है ये एक नर्व का नाम है कि जो हमारे जो प्रोक्सिमल एंड है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, ये वहां से निकल दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारी रीढ़ की हड्डी का एंड हो रहा है ना, तो ये यहां से निकल रही है और पीछे से होती हुई ये हमारी बटक से होती हुई नीचे से हमारी जो पिंडलियां हैं वहां से गुजरती हुई आगे ये हमारी जो पांव है उसकी सोल तक जाती है। ठीक है, इसी तरह यहां से निकलकर, तो इसको हम नाम देते हैं सियाटिका नर्व का। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात अगर इस सियाटिका नर्व के अंदर चोट आ जाए, वो बाज़ औक़ात गिरने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि यहां से हर्निएट हो जाती है डिस्क स्लिप यहां से हो जाती है जिस पोर्शन से कि निकल रही है, तो उसकी वजह से भी सियाटिका नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। या फिर इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू द बटक, कि जो हमारी हिप है उसके ऊपर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो प्रॉपर जगह पे नहीं लगाया जाता, बल्कि सियाटिका नर्व की जगह लगा दिया जाता है, जिस वजह से वो डैमेज हो जाती है। और उसकी वजह से फिर बड़ी शदीद किस्म की स्टैबिंग पेन होती है कि जो पूरी की पूरी सियाटिका नर्व यानी कि जो पूरा रास्ता है ना, इस पूरी की पूरी के रास्ते में से गुजरता है। ये हमारी लेग्स के अंदर है, ये हमारी लेग्स हैं और ये समझ लो वर्टिब्रल कॉलम है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो लोअर लिम्ब है वो इंपेयरमेंट हो जाएगी, नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद सियाटिका नर्व जो है बाज़ औक़ात कंप्लीटली तौर पे ट्रांसेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो लेग्स हैं ये काम करना ही तकरीबन छोड़ देती है। उसके बाद हमारी जो फुट और एंकल की जो मूवमेंट होती है वो तकरीबन लॉस हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि सियाटिका नर्व हमारी पूरी बॉडी को जो है ना वो सियाटिका नर्व के थ्रू हमारी जो लेग्स हैं इसका जो कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ वो विद द हेल्प ऑफ सियाटिका नर्व है। और सियाटिका नर्व कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, और वर्टिब्रल कॉलम का आगे कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वो बड़ी स्लो है और इनकम्प्लीट। उसके बाद आगे रहता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की दो टाइप्स हैं, अक्यूट आर्थराइटिस और क्रोनिक आर्थराइटिस। अक्यूट आर्थराइटिस वो है कि जो थोड़े टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है, और इसकी वजह क्या होती है, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है कि जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और उसकी वजह से आर्थराइटिस होती है, और एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जॉइंट काफी थिक हो जाता है और फ्लूइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आपस में ज्यादा होती है, रगड़ ज्यादा हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं एक्यूट आर्थराइटिस का। उसके बाद क्रोनिक आर्थराइटिस जो लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा देर तक रहने वाली आर्थराइटिस है। इसके अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस आ जाता है। ऑस्टियो का क्या मतलब होता है, बोन। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। आर्थराइटिस मीन जॉइंट, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि बोन्स के जो जॉइंट है उसके दरमियान अगर सोजश आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं
ऑस्टियो आर्थराइटिस का। उसके बाद रोमाटिड आर्थराइटिस कि हमारी बॉडी का जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, जब वो हमारी बॉडी को ही डीजनरेट करना शुरू कर दे, हमारी बॉडी की बोन्स को ही खत्म करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या, उसकी वजह से हम क्या नाम देते हैं उसको, रोमाटिड आर्थराइटिस का। गouटी आर्थराइटिस क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाए और यूरिक एसिड जो है वो हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, उसको हम नाम देते हैं गouटी आर्थराइटिस का। ये डिफरेंट कॉजेस हैं कि जिनकी वजह से जो स्केलेटन है वो डीफॉर्म हो सकता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।